Hello students, this is Sunil Nayan teaching MCK and chemistry at BY's classes Kota. Today our discussion topic is टेस्ट 3 सॉल्यूशंस मीन्स हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अपना टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज फॉर केमिस्ट्री का टेस्ट है 3rd नंबर का। तो अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये वीडियो देखने से पहले टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, और जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। bywiseclasses.com विजिट करो और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन आईडी बना के अपना ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज पे क्लिक करके वहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। कोई फिर भी प्रॉब्लम है आप मेरे से बात कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। देखो, अगर आपने नोटिस किया हो जो पहले 2 टेस्ट मैंने आपको दिए थे उनमें है ना थोड़ा सा फ्लक्चुएशन था। सही बताऊं तो जैसे फर्स्ट टेस्ट जो था उसमें कैलकुलेशन मैंने थोड़ी सी अच्छी रखी है ना, तो दोनों ही टेस्ट लेंथी थे अगर देखा जाए 75 मिनट के कंपैरिजन में। तो कुछ स्टूडेंट्स के हो सकता है मार्क्स बहुत कम आए हों, तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा आपको, अगर आपके 40-50 मार्क्स भी आ रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस टेस्ट सीरीज में सबसे पहला टारगेट ये बनाएंगे कि आप ओनली 100 तक स्कोर करें, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे। आप 100 के बाद जितना स्कोर इस टेस्ट सीरीज में करेंगे ना आउट ऑफ 240 उससे ज़्यादा ही स्कोर आएगा आपका। आप टेस्ट सीरीज में कितने में से स्कोर कर रहे हो? 240 में से, ठीक है। और आपका एग्जाम कितने का होगा? 180 का। मान लीजिए आप यहाँ पे 240 में से 120 स्कोर कर रहे हो ना इस टेस्ट सीरीज में, तो वहाँ पे आपका गारंटीड 120 प्लस ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा, गारंटी है। साफ साफ सी बात बता दूँ, यहाँ पे देखो टोटल मार्क्स ज़्यादा है, यहाँ पे टोटल मार्क्स कम है, फिर भी ज़्यादा ही आएगा, बता दिया, ठीक है। क्योंकि आप लेवल देख चुके हुए क्वेश्चन का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है समझाने का, है ना। जैसे मैं पहले 2 टेस्ट की बात कर रहा था, उनमें मैंने क्या किया, आपको मैं ये कोशिश करता हूँ कि एग्जामिनर की तरह ही एक एग्जाम बना के दिया जाए। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा बताऊँ किस में आता है, एक तो टेस्ट बनाने में, ठीक, एक जीके बुक का कंटेंट बनाने में, तीसरा आपके लिए टेस्ट के सॉल्यूशन अपलोड करने में, या आपके लिए वीडियोज बनाने में। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इन कामों में मेरे को। और आपने देखा होगा मैं लास्ट में 60th क्वेश्चन जो आता है उस तक पूरा एनर्जेटिक रहता हूँ। कैसे भाई? वीडियो बनाते हैं, अभी देखो रात के ना 12 बज गए और ये वीडियो बनाते बनाते मेरे को 3-4 बज जाएंगे, ठीक। फिर भी इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, ये स्टूडेंट्स की हेल्प करना मेरा फ़र्ज है, मेरा इंटरेस्ट है। तो आपको भी ऐसे ही इंटरेस्ट बनाना है, समझ आ रही बात? तो मैंने क्या किया आपके उन क्वेश्चंस के साथ, मैं टेस्ट जब एग्जामिनर की तरह सोचता हूँ तो मैं फ्लक्चुएट करता हूँ। जैसे मैंने मोल कॉन्सेप्ट वाले टेस्ट में पहले 10 क्वेश्चंस बहुत आसान दे दिए, आपको लगा हो यार फोड़ देंगे पेपर को। जो नेक्स्ट 10 to 20 क्वेश्चंस में मैंने वेरिएशन किया, जो क्वेश्चंस का लेवल अप डाउन किया, तो आपका जो इसमें फंस गया ना वो फंस के रह गया। 20 से 45 तक फिर सारे MCQ बहुत आसान थे, जो इनमें फंस गया ना उसका स्कोर खराब हुआ। ऐसे ही मैंने आपको साथ केमिकल काइनेटिक्स में किया, 5-6 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर भी आपके साथ यही करता है। नीट वाला क्या करेगा, ओनली 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे डालेगा, मतलब जो एक एवरेज बच्चे को डेविएट कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस आपको नहीं करने, चाहे आप BY's क्लासेस का टेस्ट ही क्यों ना दे रहे, या आप नीट का ही या एम्स का ही या IIT JEE का ही या JEE एडवांस का किसी भी एग्जाम का टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपको एग्जामिनर आपको हमेशा फंसाएगा, आपको फंसना नहीं है, उनको स्किप कर दो। समझ आ रही ना बात? तो ये 10 to 20 क्वेश्चन में जिसने वो 4-5 क्वेश्चन थे फ्लक्चुएशन वाले वो छोड़ दिए, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। क्योंकि मैंने क्लास में नोटिस किया ना, जो स्टूडेंट्स ने टेस्ट किए उसमें जो इसमें फंस गया वो फंस गया, सही है ना। तो इसमें नहीं फंसना ऐसी बातों में, मैं हर बार कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट करूंगा। इसमें मैंने केमिकल काइनेटिक्स में और वेरिएशन रखा था। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा हो, स्टार्टिंग में ही थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट रखा है, और जिसकी कैलकुलेशन वीक है, जो कैलकुलेशन से डरता है, उसने बीच में ही टेस्ट बंद कर दिया होगा। तो ऐसा नहीं करना है, पेशेंस रखना है। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप देश के भाग्य विधाता बनने जा रहे हो, तो आपको टाइम के साथ साथ पेशेंस रखना है। 75 मिनट पूरा दो, पेपर को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ईमानदारी से करो। जो नहीं आता उसको छोड़ दो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ये बातें मेरे को आपको बतानी थी, गाइड करना था, ये तो होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा हर चैप्टर के साथ, हर टेस्ट के साथ। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज ई माइनस ई। भाई थर्ड ऑर्बिट की यानी E3 लिख दूं मैं इसको, उसने दे दिया माइनस ई है, ठीक। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट विल बी, E1 पूछ रहा आपसे। ये क्या, अब मेरे को दोबारा कॉपी पे देखने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करूंगा फिर ऑप्शन मैच करूंगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे कंफ्यूज करेंगे हमेशा आपको। करूं स्टार्ट, देखो क्या होता है, एनर्जी मेरे को पता -13.6 Z² अपॉन n² लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब फाइंड आउट करनी है। अगर मेरे को इसी को जूल में करना है -2.18 × 10 की पावर -18 Z² अपॉन n² जूल पर एटम लिखता हूँ, ये फॉर्मूला है। और एनर्जी अगर मेरे को किस में लिखना है, पर मोल में लिखना है, तो पर एटम हुआ, तो पर मोल में लिखूंगा जब क्या करूंगा, इसको 6.023 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 6.022 × 10 की पावर 23 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1312 Z² अपॉन n² किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल एटम की एनर्जी, ठीक। अगर इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलो कैलोरी में, तो 4.18 से डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा 4.18 से डिवाइड करने पे अप्रोक्स 312 Z² अपॉन n² किलो कैलोरी पर मोल। ये फॉर्मूले थे। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने तो आपको रिवाइज करवाया था। अब अपना काम क्या है, एनर्जी दे रखी है दो ऑर्बिट की, उनकी कंपेयर करनी है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² अपॉन n², और Z सेम है क्योंकि एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। यानी मैं अगर बोलूं E1 अपॉन E3 इज इक्वल टू क्या होगा, n3 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर, यानी n3 क्या है, 3 है यहाँ पे, E1 आपको फाइंड आउट करना है और E3 देर का -e है, तो n3 क्या, थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई n1 कितना है, 1 का स्क्वायर फर्स्ट ऑर्बिट, तो E1 क्या आएगा अपना -9e। आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। तो ये आपको रिवाइज करवा और ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। सेकंड में अपने को क्या करना है, द रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय द सेकंड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। अब कुछ स्टूडेंट्स ने इसको देखते ही छोड़ दिया होगा, और सच्चाई ये इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब एरिया पूछ रहा ना आपसे, भाई ये ऑर्बिट अपना, अब इस ऑर्बिट की रेडियस क्या है, r है, एरिया क्या होगा 4πr²। रेडियस अगर आपको बता सकते हो, और उसमें भी आपको रेशियो बताना है, तो आपको ये पता होना चाहिए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम रेडियस क्या लिखते हैं, 0.5 ऐसा लिखते हैं, 0.529 n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, या ऐसे भी लिख देते हैं 52.9 n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम में। z आपको पता है एटॉमिक नंबर, n आपको पता है ऑर्बिट की, कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है। यानी हम ये बोल सकते हैं रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², और एरिया क्या होता है 4πr², तो एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, n⁴ के, क्योंकि z सेम लिया ना, एक ही एटम की बात कर रहा है। अगर z भी डिफरेंट ले ले तो नीचे z भी रख लेना, तो इसके नीचे z, तो इसके नीचे z² आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं अपने को। अब कौन से ऑर्बिट का पूछ रहा है, रेशियो कवर्ड बाय द सेकंड टू द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2⁴ डिवाइड बाई 1⁴, यानी 16:1 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आ गया, डी आ गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन था आपका सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, हाँ इस क्वेश्चन में आप फंसे होगे, है कुछ नहीं इसमें, देखो टाइम टेकन फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन द बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आपको ऑर्बिट दे रखा है, इसकी रेडियस r होगी। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से v वेलोसिटी से जा रहा है ऑर्बिट में, तो इसका टाइम पूछ रहा है कितना चलेगा, डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा एक सर्कमफ्रेंस कवर करेगा, यानी 2πr डिवाइड बाई वेलोसिटी कितनी थी ये बताना है। अब एक बार ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ेगी, आंख बंद करके कुछ नहीं करना है। उसने आंसर r के टर्म में पूछा, लेकिन v नहीं है, कहीं भी वेलोसिटी नहीं है, तो कैसे करेंगे। अब r से आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको ना वेलोसिटी को हटाना है ओनली। अब वेलोसिटी को कैसे हटा सकते हैं, बोर ने ये बताया था किसी भी ऑर्बिट के लिए हम ये लिख सकते हैं mvr = nh/2π। यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो, वेलोसिटी = nh/2π mr, सही है।
तो अब वेलोसिटी की वैल्यू यहां से यहां पे रख दो, t इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ये ऊपर चला जाएगा। t इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन एन एच, ये आंसर आ गया आपका। और ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन में, तो थर्ड का ए आंसर आ जाएगा। तो ये था, डरने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ऑप्शन देखोगे ना, डर लगेगा ही लगेगा। जैसा मेथड मैं सिखाता हूं वैसा ही सीखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू, पहला ऑप्शन दे रखा है किसका, हीलियम का स्पेक्ट्रम पूछ रहा किसके सेम होगा। ऑप्शन ए में आपको दे रहा है हाइड्रोजन, बी में दे दिया लिथियम प्लस, सी में दे दिया Na और डी में दे दिया हीलियम प्लस। हीलियम का स्पेक्ट्रम किससे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनका स्पेक्ट्रम सिमिलर आएगा। तो हीलियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन देख लो किसमें, हाइड्रोजन में 1, लिथियम में कितना होता है 3, और लिथियम प्लस कैसे बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के 2 बच जाएगा, तो लिथियम के सिमिलर आ जाएगा। आंसर बी, क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए गैस एब्जॉर्ब्स ए फोटोन ऑफ 355 नैनोमीटर एंड emits 2 wavelength. If one of the emission is at 680 nanometer and the order of the other is at, मतलब आपको बताऊं क्या दिया, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में नहीं आया होगा आपको। देखो वो बोल रहा है एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ जिसका वेवलेंथ कितना है 355 नैनोमीटर, ठीक। अब ये फोटोन एब्जॉर्ब होने के बाद जब इमिशन की बारी आती है, इलेक्ट्रॉन ने फोटोन एब्जॉर्ब किया, ठीक है, इतने वेवलेंथ का, ठीक, फिर वो एनर्जी इमिट करेगा, एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हो जाएगा, यहाँ से ग्राउंड स्टेट से ऊपर चला जाएगा, फिर जब वापस आएगा वो बोला 2 फोटोन इमिट करता है। भाई एक बार समझा देता हूँ ये कैसे होता है, थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ये हमारे एनर्जी लेवल्स है, n इक्वल टू 4। वो बोल रहा, मान लीजिए उसने इस इलेक्ट्रॉन ने ग्राउंड स्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, फोटोन एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन ने, तो ये चला गया एक्साइटेड स्टेट में 4th में। अब 4th से कैसे वापस आ सकता है, 3rd में आ जाए या सीधा फर्स्ट में आ जाए, या कैसे भी करके आ सकता है, या 4th से 3rd, 3rd से 1st, या 4th से 2nd, 2nd से 1st, या 4th से 3rd फिर 2nd फिर 1st, ऐसे आ जाए। जैसे ये ऐसे आए, मान लीजिए 4th से 3rd आया, फिर 3rd से 2nd और 2nd से 1st, तो यहाँ पे ये 3 फोटोन इमिट करेगा। अगर सीधा 4th से 1st में आएगा तब एक ही फोटोन इमिट करेगा, 4th से 2nd आया, 2nd से 1 आया, 2 फोटोन इमिट करेगा। तो अब वो यही बोल रहा है कि उसने क्या किया, 2 फोटोन इमिट किए, दो फोटोन इमिट किए अलग अलग वेवलेंथ के, तो ये वापिस आएगा, एनर्जी इमिट करेगा फोटोन के रूप में। मान लीजिए एक बार इसमें आया, एक बार इसमें आया, एक का मैं लैम्डा 1 मान लेता हूँ, एक का लैम्डा 2 मान लेता हूँ। इसकी एनर्जी E1 रही होगी, इसकी E2 रही होगी, और जो टोटल एनर्जी थी एब्जॉर्प्शन की उसकी E रही होगी। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की टोटल उतनी ही इमिट करेगा, सही है ना। यानी एनर्जी इमिटेड एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू टोटल एनर्जी इमिटेड, भाई टोटल वापस वहीं आ गया ना, E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो इसको क्या लिखोगे, HC अपॉन लैम्डा, इतना था ना, इतना फोटोन एब्जॉर्ब हुआ था, और इमिट कितना गया, HC अपॉन लैम्डा 1 प्लस HC अपॉन लैम्डा 2। तो ये HC से HC कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। तो ये यहाँ से आ जाएगा आंसर आपका। तो अब एक बात देखो, कभी भी ये मिस्टेक मत करना, जैसे मैंने एनर्जी जोड़ दी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ये वाली मिस्टेक मत कर देना। एनर्जी को कर सकते हो और फ्रीक्वेंसी को कर सकते हो, न्यू इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस न्यू 2। बहुत सारे स्टूडेंट ये वाली मिस्टेक कर देते हैं, प्लीज ये वाली मिस्टेक मत करना, ऑप्शन में एक आंसर आपको मिलेगा भी। समझ आई ना बात, तो पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया। अब इसकी वैल्यूज रखनी थी बस। उसने क्या कर रखा है, 1 अपॉन लैम्डा ये वाला दे रखा है कि इतना एब्जॉर्ब हुआ था 355 इक्वल टू 1 अपॉन 680 प्लस दूसरा लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है। तो दूसरा लैम्डा आएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन 355 माइनस 1 अपॉन 680, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एलसीएम लेना, तो दोनों का एलसीएम ले लो कि 680 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 680 और ये 680 माइनस 355। अब इनको उल्टा कर दो, लैम्डा 2 इज इक्वल टू, ये नीचे 680 35 है ना, एलसीएम कंप्लीट ही ले लिया मैंने।
तो अब क्या जाएगा 680 इंटू 355 ऊपर चला जाएगा और उसको नीचे ले आएगा क्योंकि इस तरफ उल्टा कर दिया, तो ये 325। अब आपको इसको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे ना, ये 325 ये 355 ये 1 से थोड़ा सा बढ़ा जाएगा समथिंग। अब एक काम करो, तुम ऑप्शन में चेक करो, यानी 680 से थोड़ा सा बड़ा आने वाला है, समझ आ रही ना बात। या आप एक काम ये भी कर सकते हो, जैसे 325 को डबल करोगे ना तो ये आएगा आपका 650, ठीक है। तो इसको अप्रोक्स 2 पे इसको काट लो, उसको मत छेड़ो। तो इसका डबल करना, अब इसका डबल आएगा 0 250 250 111 23 710 और ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 710 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा देख लो कौन से ऑप्शन में, 743 ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे करते हैं, समझ आ गया होगा अब, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, अप्रोक्सीमेशन जैसे मैं सिखाता हूँ ना ऐसा ही सीखो। एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, मैं तो जल्दी जल्दी कर दूंगा, आप कैसे करोगे। आपको भी कैलकुलेशन फास्ट करनी तो बताया था ना, टेबल्स लिख के देखो, स्क्वायर लिख के देखो, 1 to 15 तक क्यूब लिखो, 2 to 30 तक स्क्वायर लिखो, छोटी मोटी कैलकुलेशन करो, है ना, वो चीज़ें करो। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू बोर थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। बोल रहा कौन से इमिशन में, 4 इमिशन दे रखे, कौन से में लीस्ट एनर्जी इमिट होगी, ठीक है। n इक्वल टू, पहला दे रखा है n इक्वल टू 6 to दे रखा 5, फिर दूसरा दे रखा है b 5 to 3, c दे रखा आपको 6 to 1, d दे रखा 5 to 4। सबसे पहली बात, आप एनर्जी का एक फॉर्मूला लगाते हो -13.6 z² अपॉन n², ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है अपनी। तो हमें लगभग सभी को याद रहती है हाइड्रोजन एटम की, जैसे n1 की एनर्जी जो आएगी वो आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, n2 की जो एनर्जी आएगी वो आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस कुछ नहीं है वहाँ पे, है ना, z की वैल्यू 1 पुट कर दो क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, और n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते चलो, ठीक है। n इक्वल टू 3 की वैल्यू अगर आप रखेंगे ये आएगी आपकी अप्रोक्स -1.51। ऐसे ही n इक्वल टू 4 की वैल्यू पुट करेंगे आप, कितनी आएगी, n इक्वल टू 4 की ये आएगी आपकी अप्रोक्स 0.85। n इक्वल टू 5 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा आपका -0.54, और n इक्वल टू 6 की वैल्यू पुट करेंगे ये आएगी आपकी 0.83 या 38, सॉरी याद नहीं करनी, याद हो जाएगी अपने आप प्रैक्टिस करोगे तो देख लो एक बार बस। सबसे मेन बात देखो, ये क्या है अपना, यहाँ से यहाँ तक जाना अपने को, तो एनर्जी गैप देखो, जैसे इसमें एनर्जी गैप कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ये वाला एनर्जी गैप देखोगे उससे कम है, ये वाला एनर्जी गैप और कम है, ये वाला और कम है, ये वाला सबसे कम है। अब अपने को एक आइडिया तो आ सकता है, क्योंकि बार बार एक तो ये मेथड है कि आप 6 की एनर्जी निकालो, फिर 5th की फाइंड आउट करो और उनको माइनस करो, एक तो ये मेथड है सबका, फिर 5 की और 3rd की माइनस करके देखो 6 और 1 की। अगर आपको ऐसा अप्रोक्सीमेशन है ना, इजीली कर दोगे। तो देखो 6 to 5 में आएगा ओनली इतनी एनर्जी मीट होगी, ये वाला गैप। 5 to 3 आएगा, देखो 5 to 3 इतनी एनर्जी मीट होगी। 6 to 1 आएगा, इतनी एनर्जी मीट करेगा, इतना एनर्जी गैप। 5 to 4 आएगा तो ये वाला एनर्जी गैप। तो ये वाले तो बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं आपको दोनों ही, तो ये वाले दोनों ऑप्शन तो गए, ठीक है, 3rd और 2nd। अब 4th ऑप्शन जो है ये 5 to 4, 5 to 4 में भी तो एनर्जी गैप ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर वाले एनर्जी गैप तो घटते जा रहे हैं, तो इसमें सबसे कम एनर्जी इमिट होगी, ठीक है। ये मेथड मैंने आपको सिखाया। अब एग्जामिनर बताऊँ आपसे क्या मिस्टेक करा सकता है। देखो अगर इस ऑप्शन में एग्जामिनर आंसर ये आ गया था अपना इसका, तो ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मिस्टेक क्या करा सकता है। यहाँ पे 5 to 6 लिख दे, तो आपको ये ध्यान रखना है उसने एनर्जी इमिशन की सोची है, पूछी है। सीधा ये नहीं कि हमने देखा सर 5 to 6 वाले का ऊपर जाने पे एनर्जी गैप बढ़ रहा है तो 5 to 6 वाला आंसर आएगा, क्योंकि वो पूछ रहा है आपसे एनर्जी इमिशन की। ये एब्जॉर्प्शन की एनर्जी है, इसमें एब्जॉर्ब होगा फोटोन, वो पूछ रहा है जो फोटोन इमिट होगा उसकी एनर्जी कितनी है, तो इनमें से बताना है इमिशन का। तो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा कि क्या मिस्टेक मैंने आपको बताई। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चंस आपको PDF नोट्स में भी मिले होंगे।
समझा? सिक्स्थ वाला। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। सेवंथ में द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। भाई कौन से की जो फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन का n = 1, हाइड्रोजन का ही पूछना ना। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट दे रखा है हीलियम प्लस का सेकेंड ऑर्बिट n = 2, बी दे रखा है लिथियम 2 प्लस का n = 2, सी दे रखा आपको लिथियम प्लस का, लिथियम 2 प्लस का, लिथियम प्लस का दे दिया n = 3, डी दे रखा आपको बेरिलियम 3 प्लस n = 2। सबसे पहली बात थर्ड में, अब अभी एक सेकंड रुक जाओ, आपको मिस्टेक बताऊंगा अभी, है ना। पहले बात तो क्या करना है, एक तो ये मेथड है, रेडियस लिखो -0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम में और फाइंड आउट करो। एक तो ये मेथड है, माइनस क्यों लगा दिया यार, माइनस तो आएगा नहीं रेडियस में, एनर्जी में आता है, सॉरी। ठीक है, एक तो ये मेथड है, एक एक की एनर्जी फाइंड आउट करो। जैसे आपको फर्स्ट बोर ऑर्बिट की फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट की हाइड्रोजन के लिए 0.529 n² कितना 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 1 Z1 इतनी एंगस्ट्रॉम, फिर इसकी फाइंड आउट करो। एक तो ये मेथड है, या एक काम कर लो रेशो फाइंड आउट कर लो, सेम होगी तो दोनों का रेशो 1 आ जाएगा। कैसे? जैसे रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z है। ठीक, अब इसकी क्या आएगी भाई, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ हीलियम प्लस कौन सा n = 2, हीलियम का यहाँ पे हीलियम प्लस लिख देता हूँ और यहाँ पे रेडियस 2 लिख देता हूँ। तो इसकी क्या आएगी n² की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, और यहाँ क्या आएगी 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी 1/2 आई। तो ये तो सेम नहीं हो सकती। इसी टाइप से अब सेकंड ऑप्शन की फाइंड आउट करो, रेडियस ऑफ लिथियम 2 प्लस सॉरी हाइड्रोजन का 1 और डिवाइड बाई लिथियम का कौन सा सेकंड ऑर्बिट, लिथियम का सेकंड ऑर्बिट फाइंड आउट करो कितना आएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 सॉरी 2 का स्क्वायर अपॉन 3 यानी 3/4 आएगी। ये भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आया, बी भी नहीं आया। सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी वाले में क्या करेगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का 1 फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन का, और लिथियम का कितना दे रखा है, लिथियम प्लस का दे रखा है थर्ड ऑर्बिट, इसका 1² और इसका 3² यानी कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब ध्यान से एक बात देखना आप, ये तो वैसे ठीक है आंसर नहीं आ रहा, लेकिन अगर वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n आता है, तो यहाँ पे 3/3 कैंसिल हो जाता है, वेलोसिटी इक्वल हो जाती है इसके फर्स्ट ऑर्बिट की इसके थर्ड की। लेकिन मिस्टेक पता क्या हो सकती है, उसने लिथियम प्लस दिया है, यानी लिथियम में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बोर का कोई भी फॉर्मूला वैलिड नहीं है, बोर की यही तो लिमिटेशन थी। तो एग्जामिनर ये वाली मिस्टेक आपसे करवा सकता है, इससे बच कर रहें। समझ आ रही ना बात, इस मिस्टेक से बच कर रहें, समझ गए होंगे बात। तो डी ऑप्शन क्या आएगा, R1 हाइड्रोजन का और R2 बेरिलियम 3 प्लस का। तो हाइड्रोजन का क्या आएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 Z1 है, इसका 2 का स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1/1। तो इन दोनों की रेडियस सेम हो गई। ये मेथड था। तो जल्दी जल्दी, ये तो मैंने आपको समझाया, इतना टाइम थोड़ा लगेगा आपको ये थोड़ा लिखना, इसका लिखो इसका लिखो, आप तो सीधा रेशो फाइंड आउट करो। समझ आ रही ना बात, लेकिन करना ध्यान से, गलती मत कर देना जो मैंने अभी बताई थी। तो जो मिस्टेक एग्जामिनर आपसे करा सकता है वो साथ में डिस्कस हो गई है। अब 7th के बाद 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज 100 टाइम इट्स वेलोसिटी। बोल रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, उसका मास m है, उसकी जो लैम्डा है वो 100 टाइम ऑफ वेलोसिटी है। ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनो, है ना, और जो बात पढ़ी उसको लिख लो। एक लाइन पढ़ी मैंने वो लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट, देन इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इट्स मास m एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h। तो डिफरेंट वैल्यू दे रखी है, तो वो बतानी है। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा = h/mv। आपको h और m की फॉर्म में लैम्डा की वैल्यू बतानी है, तो v को हम क्या पुट कर सकते हैं, v को क्या कर सकते हैं यहाँ से लैम्डा/100।
यानी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू लैम्डा अपॉन 100, यानी लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू एच अपॉन एम। तो इस साइड स्क्वायर रूट ले दो, लैम्डा बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने पे 10 इंटू एच अपॉन एम। आंसर कौन सा आएगा? बी आंसर आ जाएगा आपका। तो बी आंसर आ गया इसका। ठीक है, बहुत आसान था ये तो। 8th ऐसे क्वेश्चंस में पता क्या होता है, था तो आसान, मैंने समझा। ऑप्शंस देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो। ऑप्शन नहीं देखना है जब तक आपका आंसर ना आए। 9th क्वेश्चन, 9th में ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए हीटेड फिलामेंट वाज पास बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स कैप्ट एट ए पोटेंशियल डिफरेंस VESU। भाई पोटेंशियल डिफरेंस इतना दे दिया VESU। ESU तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दे रखी है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इफ E and M आर चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ H अपॉन लैम्डा, H अपॉन लैम्डा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमें पता है सबसे पहली बात हम लैम्डा लिखते हैं, लैम्डा क्या होता है? H अपॉन P। ठीक है, H अपॉन P प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, और मोमेंटम हमें पता है H अपॉन mv होता है। ठीक, अब हम क्या करें, अब मैं दो तीन फॉर्मूले आपको ड्राइव करके बता देता हूं जो मैंने कॉपी में भी करवा रखे हैं, वो आप सीधा याद हो जाएगा आपको। देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है अपना? हाफ mv² होता कि नहीं होता? अगर कोई पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ke से जा रहा है, ठीक है, किसी काइनेटिक एनर्जी दे रखी, तो तब लैम्डा बताना तो कैसे करेंगे? हमारे पास तो मोमेंटम का फॉर्मूला है, तो मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन फाइंड आउट कर दो। मैं एक काम करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से ही डिवाइड कर देता हूँ। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? हाफ m² v² डिवाइड बाई m, ये आ गया ना। तो m² v² को मैं p लिख सकता हूँ ना, मोमेंटम p का स्क्वायर, यानी p² अपॉन 2m, और यहाँ से p की वैल्यू लिख दूंगा, इधर ले आएंगे 2m को ke की तरफ, 2m ke, और इधर p² है तो इधर जाके स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, यहाँ पे mv की वैल्यू का पुट कर सकता हूँ 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ke काइनेटिक एनर्जी। अब इसी में अगर बोल दिया जाए काइनेटिक एनर्जी इतनी, कितनी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी उनकी, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है V, उसके थ्रू अगर कोई चार्ज Q मूव करता है काइनेटिक एनर्जी ke से, तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है चार्ज ऑन पार्टिकल इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो काइनेटिक एनर्जी की, H अपॉन 2mqv अंडर द रूट। ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये फॉर्मूला है लैम्डा के, ये डेरिवेशन हो गए सारे। ठीक है, तो अब आपको याद रहेंगे। अब देखो अपने क्वेश्चन में उसने पूछ रखा H अपॉन लैम्डा, H अपॉन लैम्डा पूछा ना इसकी फॉर्म में, QV के फॉर्म में। ठीक, इसको क्या करोगे, लैम्डा को उधर ले जाओ, H अपॉन लैम्डा इक्वल टू ये इधर आ जाएगा अंडर द रूट 2mqv, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का मास तो m दे ही रखा उसने, और Q का क्या है, Q चार्ज ऑन पार्टिकल, तो चार्ज कितना दे रखा है E, 2mev इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। ये रिलेशन पूछ रखा था, डरने की कौन सी बात है, मैंने पूरा डेरिवेशन समझा के भी आपको 1-1.5 मिनट में समझा दिया, आपको तो इसमें 30 सेकंड लगेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको देखे थे, देखो जैसे अभी 10th आएगा, 10th डरावना है देखने में, लेकिन एक सच्चाई है उसमें है कुछ भी नहीं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, अब 10 क्वेश्चंस पता क्या है, ये थोड़ा डरावना टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखे हवा निकल गई, अरे ऑप्शन देख के मत डिसाइड क्या करो क्वेश्चन टफ है या इजी है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मैं समझाता हूं आपको क्या कर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये पूछ रखी है। काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है कौन से की, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और खास बात बताऊं उसने आंसर किस ऑप्शन में दे रखा है, H की फॉर्म में, पाई की फॉर्म में, M की फॉर्म में, और एक A नोट की फॉर्म में। और A नोट उसने बता रखा है ब्रैकेट में कि A नोट इज द बोर रेडियस। बोर रेडियस मीन्स हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, यानी ये R1 है हाइड्रोजन के लिए। आपको पता R क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन Z, और क्योंकि Z सेम है, हाइड्रोजन आइटम है, उसका फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। और n1 n2 आपको पता है क्या है, n1 कितना 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, R1 कितना दिया A नोट, R2 क्या है 4A नोट। बस अब आपको ये तो आ गया, R2 तो आ गया, KE बताना आपको, K इज हाफ mv²।
लेकिन मेरे पास वेलोसिटी की फॉर्म में आंसर नहीं है, यानी मेरे को मास को तो रखना है, वेलोसिटी को हटाना है। अब बताओ कैसे हटा सकता हूं, क्योंकि बोर ने एक बात बोली है mvr इज इक्वल टू NH/2π। अब ध्यान से देखो, n कितना अपना सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, इसको n को 2 पुट कर दो पहले ही, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी mvr इक्वल टू h/2π। और यहां से r कितना पुट करना है 4a0, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है और सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस 4a0 आई है। ठीक, अब अपने को v की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो v रखो ना h/4π, ये 4 आ गया, 4πma0 ये आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m, और v की वैल्यू यहां से पुट कर दो mv² में h/4πma0 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा h² हो जाएगा ऊपर तो, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे 16, और बार ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 32 पाई का स्क्वायर, और m का स्क्वायर आएगा, ऊपर m है तो m कैंसिल हो जाएगा, a0²। ये आंसर आ जाएगा h²/32 π² ma0²। सी आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन था, देख लो, डरने ही कौन सी बात है, इस चीज में टाइम लगेगा क्या रेडियस फाइंड आउट करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th, तो मैंने तो पहले ही बताया था 10th बहुत आसान है। इफ हीलियम एटम एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, हीलियम एटम, हीलियम मॉलिक्यूल की भी और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की भी, दोनों की वेलोसिटी सेम है, v है दोनों की, दियर वेवलेंथ रेशो विल बी। तो आपको पता लैम्डा क्या होता है वेलोसिटी की फॉर्म में, h/mv। h कांस्टेंट है और v हो गई सेम दोनों की, तो v सेम है और h कांस्टेंट है, तो लैम्डा विल डिपेंड ऑन ओनली अपॉन मास। तो लैम्डा हाइड्रोजन किसका पूछा है, हीलियम का और हाइड्रोजन का रेशो पूछ रहा है। लैम्डा ऑफ हीलियम ऑन लैम्डा ऑफ H2 मॉलिक्यूल क्या आएगा, मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल डिवाइड बाई मास ऑफ हीलियम। H2 मॉलिक्यूल का मास कितना 2 और हीलियम का 4, 1:2 आ जाएगा। आंसर आ गया आपका B 11th का। क्वेश्चन नंबर 12th। अब क्वेश्चन नंबर 12 तो करने की हिम्मत वैसे भी नहीं होती होगी आपकी, क्योंकि इसमें आपको क्या दे दिया जाता है, कैलकुलेशन दे दी जाती है। अब कैलकुलेशन मैं सेकेंडों में करूँगा। इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड, 600 मीटर पर सेकेंड, एंड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%। ठीक है, सर्टेनिटी विद विच द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड इज, मतलब आपको डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक, और एच वगैरह देखा, मास वगैरह देखा इलेक्ट्रॉन का, वो आपको पता ही है। तो एक बात बताओ, आपको पता है हिजेनबर्ग प्रिंसिपल, ये तो सबको पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। और जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इसको इक्वल मान लेते हैं, और मोमेंटम को क्या लिख सकता हूँ, मोमेंटम को m इंटू डेल्टा वी, और आपको फाइंड आउट करना डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4π m डेल्टा वी। ठीक, अभी डेल्टा वी कहाँ से आएगा, डेल्टा वी फाइंड आउट करने के लिए जो 600 दे रखा ना आपको, उसका 0.005%, 0.005% कितना आएगा, 0.005 डिवाइड बाई 100 ये आएगा। और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 600 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 6 5 30, और ये 3000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5, तो वो 30 कैंसिल हो जाएगा, 3 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करनी है अपने को, डेल्टा एक्स इक्वल टू एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 4π यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाई मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और डेल्टा वी कितना है आपका 3 इंटू 10⁻2। अब थोड़ा सा ना इसमें ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन में है ना 10⁻⁻4 10⁻3 10⁻3 10⁻3 इस रेंज में दे रखे हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू की वैल्यू सारी अलग अलग है। ठीक है, उसको अब कैलकुलेट करते हैं इसको, तो देखते हैं कैसे होगा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अप्रोक्स इसको 2 पे काट सकता हूँ, अप्रोक्स। ठीक है, और 2 पे कैंसिल करने के बाद ये नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको देखो आप, ये जो 10⁻34 है 10⁻31 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 10⁻³
3 और इसको भी कैंसिल कर देंगे तो 10 की पावर -1। ये कितना बचेगा, डेल्टा x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.1, 9.1 को 9 ही लिख लो और इसको 3 लिख लो, इंटू 10 की पावर -1। इसको मैं लिख सकता हूँ 9 3 जा 27 और 2 जा 54, यानी 1/54 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1। अच्छा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 की पावर -3 और इसको लिख दूँ 100 अप्रोक्स। अप्रोक्स क्या है, तो सही लिखा मैंने। अब आप अगर यहाँ पे 50 होता तो ये पूरा पूरा 2 पे कट जाता। अब 50 से थोड़ा सा ज़्यादा है यानी 2 से थोड़ा सा कम आएगा और इधर 10 की पावर -3 आना ही है, तो 2 से थोड़ा सा कम और 10 की पावर -3 में कौन सा आंसर है, सी वाला आंसर है 1.92। ऐसे करते हैं कैलकुलेशन, ये नहीं कि डर जाओ उससे, पूरा पूरा उसको सोल्व करो, कभी भी नहीं करता मैं तो पूरा और हमेशा ठीक जाता है। तो ऐसे सीखो, यानी 1.92 इंटू 10 की पावर -3 आंसर आने वाला है इसका। यहाँ पे 2 से थोड़ा सा कम 1.92 तो होगा, ठीक है ना। ऐसे करेंगे कैलकुलेट। और नहीं भी अगर नहीं ऐसा नहीं करना ना आपको, भाई 10 की पावर -3 ऑर्डर तो निकाल ही लिया आपने, 100/54 करना है तो जल्दी से करो ना, जैसे बचपन में करते थे। 100 1 पे जाएगा, 54 बचेगा कितना 6 और ये बचेगा आपका 4 और 0.0 और यहाँ पे पॉइंट लगाना स्टार्ट करो तो 5 9 पे जाएगा अप्रोक्स। 9 पे करो, 9 पे तो नहीं जाएगा ऐसे, वैसे 9 पे नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा, है ना। 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40 और 43 अप्रोक्स, और बचेगा कितना, तो 1.8 आ गया। जैसे ये जितना बचेगा आगे जाने की जरूरत नहीं इतना, तो 1.8 आ गया। आप बोलेंगे सर आपका सही नहीं आया, सही पता क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको पूरा पूरा 2 पे काट दिया था इसलिए नहीं आया, और 9.1 को मैंने 9 मान दिया था। फिर भी आपका 1.8 और 1.9 तो एक ही बात है, समझ आ गया होगा। तो 12th क्वेश्चन हो गया अपना। 12th के बाद 13th, अभी 13th करेंगे, 13th के बाद फिर 14th भी करेंगे, 15th भी करेंगे, 60 वाला भी करेंगे। 13th, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटीज। ये नीट AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने लास्ट टाइम भी टेस्ट सीरीज में पूछा था, नोट्स में भी है, यहाँ भी पूछ दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद है किसी न किसी एग्जाम में टपकेगा ये, ठीक है। तो देखो, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन डेल्टा x इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम में इक्वल है। देन फाइंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये फाइंड आउट करना है। अब डेल्टा x इज इक्वल टू m डेल्टा v लिख सकता हूं मैं, और m डेल्टा v लिखने के बाद तो आपको पता डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h/4π यूज करना अपने को। तो यानी डेल्टा x की जगह m डेल्टा v और मोमेंटम की जगह भी m डेल्टा v और इज इक्वल टू h/4π, यानी m² डेल्टा v का स्क्वायर इक्वल टू h/4π। m² को इधर ले आओ, नीचे आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे। डेल्टा v इक्वल टू 1/4 का 2 आ जाएगा रूट लेने पे, और m² m आ जाएगा और h/π। ये क्वेश्चन था। ऑप्शन देख के डरते हो आप लोग, सी आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14, इसके तो मुझे ऑप्शन लिखने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा ना। n इक्वल टू 2, अच्छा ये लिख देता हूँ n l m और s, ऐसे लिख देता हूँ बार बार। 1 फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया, a में n दे दिया 2, b में, c में, d में, इसमें n दे रखा 3 3 और 3, इसमें 0 1 0 2 2 और इसमें दे रखा है m कितना दे रखा है -1 0 -2 और 2, और s -1/2 +1/2 +1/-1/2। s से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे -1/2 दे दो चाहे +1/2 दे दो, वो तो आपको ये बता रहा है कि एक की स्पिन सीधा होगा तो दूसरे की अपोजिट होगा, बस ये बता रहा है आपको, ठीक। अब देखो ये वैल्यूज दे रखी हैं और पूछ रहे हैं जो एटॉमिक नंबर जिसका सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या आएगी ये क्वांटम नंबर्स, तो वो बताना आपको 14 में। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो क्या लिख देंगे, ये भी लिख के दिया है 1s2 2s2 2p6 3s1, ये होगा ना। तो n कितना हुआ उसके लिए 3 हुआ, और l कितना हुआ 0, क्योंकि आपको पता 0 1 2 3 ये किसे, 0 किसके लिए, s के लिए, l की वैल्यू 1 p के लिए, l की वैल्यू 2 d के लिए, l की वैल्यू 3 f के लिए,
एल की वैल्यू 4, जी के लिए ऐसे चलता जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो एल 0 आ गया। और एम की वैल्यू क्या आती है? एम की वैल्यू आती है, एम होता है आपका माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, ये वैल्यू जाती है एम की। तो एल जब 0 है तो उसकी एक ही वैल्यू होगी एम की, वो होगी 0, और एस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ एक हो जाएगी, कोई भी, चाहे माइनस हाफ दे रखिए चाहे प्लस हाफ। तो आपको सेकेंड ऑप्शन कौन सा? सेकेंड ऑप्शन नजर आ रहा होगा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार देख लो, आगे भी काम आएगा आपके, है ना। एन की, एल की, एम की और एस की वैल्यू क्या है, ये आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो 14th के बाद 15th क्वेश्चन करना आपने को। 15th क्वेश्चन में द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29। बोल रहा कि टोटल डी इलेक्ट्रॉन बताने कितने हैं। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। 29th नंबर दे रखा आपको, ठीक है, 29th नंबर एटॉमिक नंबर। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर लिखते हैं 4s2 3d9। ये नहीं लिखना, एक्सेप्शनली क्या होता है 4s1 और 3d10। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 3d10 4s1। ठीक है, अब देखो डी में कितना आया ये तो पता ना आपको एक्सेप्शनली, क्योंकि जो आपका 29th है कॉपर है उसका एक्सेप्शनली फुलफिल्ड होता है, क्योंकि फुलफिल्ड होगा अगर डी जो और डी सब सेल है वो फुलफिल्ड रहेगी। ठीक है, वो फुलफिल्ड रहेगी आपकी, और एस क्या है हाफ फिल्ड रहेगी, दोनों स्टेबल रहेगी। अगर 9 करोगे आप इसमें और इसको कंप्लीट कर दोगे, ये कंप्लीट हुई, ये हाफ फिल्ड हुई, ठीक है, इनकम्प्लीट हुई, हाफ फिल्ड नहीं इनकम्प्लीट, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी इसमें आएगी फुल फील्ड में और हाफ फील्ड में। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये वाला। उसने पूछा डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बता दो सीधा सीधा 10 इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी नहीं था इसमें। वैसे ही अगर आपको क्रोमियम का लिखना रहता है तो ये शुरू का ऐसे ही आता है, आर्गन वाला 18 इलेक्ट्रॉन तक, लास्ट का था 3d5 4s1, सेम दोनों हाफ फील्ड। एक्सेप्शनली स्टेबल होता है ये कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसमें एक्सेप्शनली तो क्या एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि फुल फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, उनमें ड्यू टू सिमेट्री, और वो एनर्जी ज़्यादा एक्सचेंज कर सकते हैं, सब सेम पोजीशन पे है, इसलिए क्या होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। कौन? हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इन कंपैरिजन टू इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए दोनों के कॉन्फ़िगरेशन ये आते हैं। ठीक, ध्यान रखना इसका। 15th हो गया। 15th के बाद 16th में क्या कर रखा आपको, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लिखने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट इन एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, ये बताना रॉन्ग कौन सा है ना। तो एन, एल, एम और एस की वैल्यू लिख देता हूँ ऑप्शन ए, बी, सी और डी में। तो एन की वैल्यू पहले दे रखी 3 4 3 3 2 0 2 3 -2 0 -3 0 प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ। एस की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, एस की वैल्यू कभी गलत नहीं मिलेगी आपको, है ना। देखो क्या होता है, एन क्या होता है अपना, एन इक्वल टू 1 2 3 4 सबको पता है कि भाई ये नंबर ऑफ सेल्स होती है कुछ भी। एल क्या होता है, एल की वैल्यू क्या होगी, अगर एन की वैल्यू 1 है, अगर एन की वैल्यू 1 है, एल देखो मैं एल की वैल्यू बता देता हूँ आपको, 0 1 2 3 इसकी भी ऐसी होती है, लेकिन एन इक्वल टू -1 तक होती है। यानी इसको थोड़ा समझो, अगर n की वैल्यू आपने 1 ले ली तो l की a की वैल्यू आएगी 0, ठीक है, और n की वैल्यू अगर आपने 2 ले ली तो l की वैल्यू एक तो 0 आ सकती है और एक l की वैल्यू 1 आ सकती है, 2 नहीं आ सकती। अप टू n-1, n की वैल्यू आपने 3 ले ली तो l की वैल्यू 0 1 2 ये आएगी, l की वैल्यू 3। तो आपको ये भी पता होगा क्योंकि फर्स्ट सेल में ओनली एक ही सब सेल मिलती है, वो भी ओनली s। उसका रीजन यही है क्योंकि L की वैल्यू एक ही आती है। ये सब सेल तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, समझ आ रही कि नहीं आ रही। L की वैल्यू n इक्वल टू 2 के लिए 2 वैल्यू है, एक तो S और एक P, S P। n इक्वल टू 3 के लिए S P D। कभी आपने F सब सेल देखी है n इक्वल टू 3 में? कभी भी नहीं मिलेगी। उसका रीजन ये, n की वैल्यू 4 पुट करो, L की वैल्यू आएगी 0 1 2 3, S भी मिलेगी, P भी मिलेगी, D भी मिलेगी, F भी मिलेगी। आज समझ में आ रहा होगा कि SPDF कैसे होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है ये, ठीक है। अब देखो
एल की वैल्यू तो ये आएगी, मतलब एल है ना कभी भी एन के इक्वल नहीं हो सकता, उससे एक नंबर कम ही मिलेगा, वो वैल्यू कोई भी हो सकती है। और सीधी सी बात है 0 1 2 3 4 होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो ध्यान रखना, समझ आ रही है। अब देखो m की वैल्यू, देखो m की वैल्यू जो होती है वो होती है -l से लेकर +l तक, यानी l की वैल्यू अगर 0 है तो m की a की वैल्यू बनेगी। m की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है आपके ऑर्बिटल्स को, यानी आपको पता है ये s हुआ तो s में a की ऑर्बिटल मिलेगा, m की जितनी वैल्यू होंगी उतने ही ऑर्बिटल मिलेंगे सब सेल में आपको। l की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट करने पे m की वैल्यू -1 से 1 तक कितनी आएगी, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है। ये 3 ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए l की वैल्यू 1 p शो करती है, इसलिए p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। इसी तरह l की वैल्यू अगर 2 पुट कर दी तो m की वैल्यू -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, 2 +2 हो सकती है, 5 वैल्यू हो सकती है। और l = 2 का मतलब है d सब सेल, और d के लिए आपको पता है 5 वैल्यूज शो करती है कि 5 ऑर्बिटल्स होंगे इसमें, ये है बेसिक। अब आप वैल्यूज पता कर लो, और m की s की वैल्यू तो आपको पता है प्लस और -½ कोई एक होगी, है ना। देखो n की वैल्यू जहाँ पे पहले में 3 है तो l की वैल्यू 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और l की वैल्यू -2 हो सकती है, l की वैल्यू, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉसिबल पूछा ना, तो देखो n = 3 हो सकता है, l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 हो सकती है, तो 2 देखिए सही है। और m की क्या हो सकती है, -2 से +2 तक, -2 ये वाला समझा मैंने, -2 -1 0 +1 +2, तो ये तो सही है, a वाला तो उसने रॉन्ग पूछा है। सेकंड चेक करो, 4 है n की वैल्यू, तो l की 0 1 2 3 हो सकती है, तो ये सही है। m की वैल्यू क्या होगी, l अगर 0 होगा ओनली 0 होगी, ये भी सही है। और s की वैल्यू +½ हो या -½ हो, तो ये भी सही है। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2, तो 2 सही दे रखा है। अब नेक्स्ट देखो m की वैल्यू क्या आ सकती है, -2 -1 -0 +1 +2, क्या -3 आ सकती है, नहीं आ सकती, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया आपका, समझ आ रही है। d की वैल्यू, d में n की वैल्यू 3 दे रखी है, क्या l की वैल्यू 3 हो सकती है, 3 दे दिया ना, नहीं सॉरी यहाँ पे 5 है, ये मैंने मिस्टेक कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0, l की 0 1 2 3 4, तो 3 भी हो सकती है। और m की -3 to 3, तो उसमें 0 आ सकता है, s की वैल्यू ठीक है ही, तो ये भी सही है, ओनली सी रॉन्ग है, आंसर सी आ जाएगा। तो क्वेश्चन 16 मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ आ गया होगा, और आपका जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। 16th के बाद क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, 17th आएगा तो 17th ही करेंगे, 16th के बाद मैं 76th कैसे करूँ, 17 ही आएगा तो 17 करते हैं। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ ए 0.25 kg पार्टिकल इज 10⁻⁵। अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी इज, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन दे रखी, डेल्टा एक्स दे दिया, देखो कितना 10⁻⁵, और मास दे दिया 0.25 kg पार्टिकल का, तो वेलोसिटी में पूछ रहा है, तो आपको पता है डेल्टा एक्स इंटू m डेल्टा v क्या आता है, h/4π, तो डेल्टा v आपको फाइंड आउट करना, h/4π m डेल्टा एक्स, h कितना 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3.14 पाई की वैल्यू, और m की 0.25 kg इंटू डेल्टा एक्स कितना दे रखा है 10⁻⁵, और ये kg में ही रखा जाता है ना। अब देखो 0.25 मल्टीप्लाई बाई 4, ये तो हो गया 1, ठीक है। अब ये अप्रोक्स 2 पॉइंट समथिंग पे जाएगा, क्योंकि ये 3.14 है, 3.14 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 6.28 आएगा, और 6.6 थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 2 पॉइंट समथिंग आने वाली है। और इस 10⁻⁵ की वैल्यू को हम कैंसिल कर सकते हैं, 10⁻29 आ जाएगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻29 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आएगी। चेक कर लो 10⁻29, सीधा सीधा आप इससे भी कर सकते थे 10⁻⁻ से, है ना, 10 की पावर से भी 10⁻29 एक ही ऑप्शन में है, बाकी में तो बहुत दूर दूर है, 34 है, 10⁻20 है, 10⁻9 है, तो सीधा ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे इसको। मतलब यहाँ तक आने के बाद, ये नहीं कि पहले ही ऑप्शन में तुक्का मार रहे हैं, मैं बोलता हूँ ऑप्शन से चेक कर लो, इसका मतलब ये नहीं है ऑप्शन से चेक कर लो, मतलब कैलकुलेशन का आइडिया ले लो, कहाँ तक जाना आपको कैलकुलेशन में, किस लेवल की करनी है। ज़्यादा दूर दूर है तो सीधा सीधा करो, 10 की पावर देख लिया करो सबसे पहले, तो अगर वैल्यू ज़्यादा दूर दूर है तो वैल्यू पे काम कर दो, तो कहीं से एक से आंसर आ जाएगा, पूरा मत सोल्व करो, ठीक है ना। ये नहीं कि हर क्वेश्चन को ओनली ऑप्शन से सीधा जादूगर बन गए वहाँ पे, कि मैं तो ऑप्शन देखते ही कर दूंगा। आप ऑप्शन देखते ही कर दोगे, और एग्जामिनर कहेगा मैं बिना देखे -1 दे दूंगा, समझ आ रही ना,
क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन इज, डी इलेक्ट्रॉन का बताना है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसकी वैल्यू आती है L इंटू L प्लस 1 अंडर द रूट इंटू H अपॉन 2 पाई। ठीक है, समझ आ रहा ना। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, हम L की वैल्यू क्या रखेंगे, क्योंकि D इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, तो D की वैल्यू कितनी होती है L की, L इक्वल टू 2 होता है D के लिए, जैसे 0 S के लिए, 1 P के लिए, और 2 होती है D के लिए, और 3 होती है F के लिए। तो ये आ गई आपकी 2 पुट कर दो, 2 इंटू 2 प्लस 1 अंडर द रूट H अपॉन 2 पाई, यानी अंडर द रूट 6 H अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू आ जाएगी। IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एक बार P का किसने पूछा था, P का किसने पूछा, AIPMT ने। S का किसने पूछा, AIPMT ने। IIT भी पूछ चुका है इसका। S P के लिए वैल्यू पुट कर दो, 1 इंटू 1 प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, यानी रूट 2 H अपॉन 2 पाई, यानी H अपॉन रूट 2 पाई। S के लिए L की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 इंटू 0 प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी वैल्यू। F की फाइंड आउट करनी है, F के लिए L की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 प्लस 1 इंटू H अपॉन 2 पाई, तो 3 इंटू 4 तो रूट 12 इंटू H अपॉन 2 पाई। रूट 12 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 4, और रूट 4 की वैल्यू आ जाएगी 2, रूट 3 इंटू रूट 4, तो उसकी वैल्यू आ गई 2 अपॉन 2 पाई, यानी रूट 3 H अपॉन पाई। तो मैंने सबका कैलकुलेट करके बता दिया, अब एग्जामिनर कोई भी पूछ लो। ठीक है, ये बेनिफिट है टेस्ट सीरीज का, और टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन कंप्लीट देखने का। सारा रिवाइज करा देंगे सर अपने आप। आपसे भी ज़्यादा टेंशन है मुझे रिवीजन की, आपको तो शायद नहीं होगी, क्योंकि साथ साथ मेरा भी तो हो रहा है ना, मुझे भी तो एग्जाम देना है। मुझे कोई एग्जाम नहीं देना, मैं तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इन द फॉलोइंग एटम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनमें आपको क्या बताना है, एनर्जी का बताना ऑर्डर। तो एनर्जी क्या होती है भाई, ये बोल रहा है जैसे एनर्जी ऑफ 2s ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ 2s ऑफ, फिर बोल रहा लिथियम, एनर्जी ऑफ 2s ऑफ सोडियम, फिर बोल रहा आपको एनर्जी ऑफ 2s ऑफ पोटेशियम। अब हमें एक बात का पता है, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी अगर आपकी ये लिखते हो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब सबका 2s दे रखा है, 2s दे रखा मीन्स n सबके लिए सेम है, तो n पे तो नहीं डिपेंड करेगी, ये कांस्टेंट है, इसको भी हटाओ। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, लेकिन माइनस का, ये बात ध्यान से समझो, यानी z बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ेगी किस में, नेगेटिव वैल्यू में बढ़ेगी। और यहाँ पे इधर जा रहे हैं तो z बढ़ रहा है, इसका z 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है, और इसका 19 है, z की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो E की वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो नेगेटिव में सबसे छोटा ये हो जाएगा। आंसर आ गया। NCERT की लाइन है ये, एज इट इज NCERT में दे रखा है ना। पढ़ी कहाँ आपने NCERT में कहाँ, हमने तो पढ़ा ही नहीं। अरे सारी चीज़ें NCERT में पढ़ो तो सही, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। क्वेश्चन 19 का आंसर ये आ गया था। 20th पे आ जाओ। करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रूबिडियम। अब ये फिर बताना, रूबिडियम का Z दे रखा है 37, उसके लिए करेक्ट सेट बताना आपको क्वांटम नंबर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। बताओ भाई, इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6, नहीं 3d10 तो भूल ही गए, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे, और 4s2 भी, ये भी आएगा, ये यहाँ तक हो गया आपका 18, और ये 10 28 30 4p कितना है हो जाएगा 6 36, और इसके बाद पहले 5s में भरा जाएगा 5s1। ये होता है पीरियोडिक टेबल में ना, आपको सिखाऊंगा ये कैसे लिख रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी, पीरियोडिक टेबल में सिखाऊंगा। अगर आपको मेरे से पहले सीखना है तो आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर का पीरियोडिक टेबल के सॉल्यूशन देख लो, उसमें मैंने सब सिखा रखा है कैसे लिखे जाते हैं। ईजिली हर एक का कॉन्फ़िगरेशन सेकंडों में लिख दोगे। समझ आ रही बात। तो पीरियोडिक टेबल में वहाँ पे रिवाइज तो करवाना पड़ेगा, वहाँ करवा दूंगा। तो 5s1 आ गया, तो 5 का n कितना 5, l का कितना होता है s का 0, m भी कितना आएगा -l2 + l, यानी 0 ही वैल्यू आएगी, s + ½ या -½ एक वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन चेक कर लो, ए आंसर। IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज कॉपी हो सकता है।
क्या बोला, एज इट इज कॉपी हो सकता है, ठीक है, भगवान करे इसी साल हो जाए। 21 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। भाई जो एल होता ना, एल अपनी है ना, ये क्वांटम नंबर है, ये क्या बताता है अपने को, ये ऑर्बिटल्स बताता है भाई कितने ऑर्बिटल है। जैसे एक तो ये एल इक्वल टू एल की वैल्यूज है अलग अलग, एल 1 2 3, वो तो आपको पता चल ही गया, 4 एस पी डी एफ जी ऐसे चलता रहेगा, ठीक। अगर हमें पता करना है कि किसी सेल में किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2l+1, ठीक। जैसे एस सब सेल में फाइंड आउट करो, तो एस सब सेल में फाइंड आउट करना, एल की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 0, 2 × 0 + 1 कितना आएगा, 1। पी के लिए कितना है, 2, पी की वैल्यू 1 पुट करो, 2 × 1 + 1 3, आपने देखा होगा 3 ऑर्बिटल आता है पी में, एस में 1 आता है। अब डी के लिए फाइंड आउट करो, एल की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो डी के लिए कितना आ जाएगा, 2 × 2 5 और +1, 2 × 2 4 + 1 5, ठीक है, समझ गए होगे आप, 1 2 3 4। अब रात में पढ़ाएंगे तो ऐसा ही होगा भाई, मुंह से बोलेंगे कुछ निकलेगा कुछ, एफ। हाँ रात में पढ़ाओ, कितना 1 बज गया। एल एफ की वैल्यू 3 पुट करोगे, तो इसमें देखो 3 × 2 + 1 तो 7 आ जाएगा, तो 7 ऑर्बिटल आते हैं, ऐसे बनते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी एस में कितने आएंगे, 2, इसमें कितने आएंगे, 6, इसमें 5 में 10 और 7 ऑर्बिटल्स में 14, यानी इतने ऑर्बिटल्स है, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी 4l+2, ठीक है। मान लीजिए, ये तो आंसर तो आ गया ना, अपना आंसर तो बता दूं मैं पहले आपको, ज्ञान तो बाद में देंगे, आंसर आ गया ये। अब ज्ञान सुनो, ज्ञान की बातें कैसे, मैं तो भूल गया सर फॉर्मूले को, मैं तो फॉर्मूला लगाना ही भूल गया, सही बात है ना भाई, मैं तो ये भूल गया सर 4l+2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, या सर 4l-2 आएंगे, या सर 2l+1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, या 2l-1 आएंगे। एक काम करो, एल की वैल्यू पुट करके चेक कर लो, एल की वैल्यू ना 1 से सेटिस्फाई, 1 की तो जैसे एस की तो ना हर जगह सेटिस्फाई हो जाएगी, मान लीजिए एस की तो हो जाती है आराम से, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए तो नहीं होगी, जैसे इसमें नहीं होगी। एल की वैल्यू 0 पुट करो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, इसमें -2, ये तो गलत है। एल की वैल्यू 0 पुट किया, 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी रॉन्ग है, -1, नहीं आ सकते। वैल्यू पुट करके देख लो, 1 चेक कर लो, और आप फॉर्मूला भी बना सकते हो एल की वैल्यू से ही खुद, है ना, तो बनाना सीखो। जैसे मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल का बनाना है भाई, इसमें 1 होता है, जब एल की वैल्यू 0 होती है तब 1, एल की वैल्यू 3 होती है तब, एल की वैल्यू 1 होती है तब 3 ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 2 होती है जब 5 ऑर्बिटल। तो आप फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे अपने आप, अगर थोड़ा सा 10th में मैथमेटिक्स अच्छे से किया तो। और ए इतने ऑर्बिटल है तो मल्टीप्लाई बाई 2 इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिंपल। 21st के बाद 22nd, तो 22nd में अपने को पूछा गया है 22nd, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मैनी ऑर्बिटल्स, कितने, इसके लिए कितने ऑर्बिटल है, ये बात ध्यान से पढ़ना, हाउ मैनी ऑर्बिटल पूछा है या हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। क्वांटम नंबर तो आप सही पढ़ लोगे मुझे पता है, लेकिन मिस्टेक क्या करेंगे, हाउ मैनी ऑर्बिटल पूछा है या हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, 2 बार बोलती मैंने ये बात, समझ गए होंगे, मिस्टेक नहीं करना है। n = 3, l = 2, m = +2, n = 3 का मतलब थर्ड सेल, l = t का मतलब d सब सेल, और m = +2 का मतलब d सब सेल का 5 में से कोई भी एक ऑर्बिटल। भाई l = 2 के लिए m की वैल्यू आएगी -2 से +2 तक, -1 0 1 और 2, कोई भी 5 में से कोई भी एक ऑर्बिटल हो जाएगा। तो यानी मान लीजिए 3dxy लिख दो, या 3dx² - y², या 3dxyz 3gzx ऐसा करके। तो इससे क्या होगा, एक ऑर्बिटल की बात हुई ना, तो आपको इससे कितना ऑर्बिटल मिला, ओनली 1 ऑर्बिटल। आपसे पूछ लेता कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इस क्वांटम नंबर के लिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, समझ आई ना बात। अगर मान लीजिए अपने को ओनली ये देता, m ना देता,
तो इसके लिए ऑर्बिटल कितने आएंगे, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू d, यानी 3d सब सेल में 5 ऑर्बिटल आएंगे मैक्सिमम, और 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पूछे थे, बस ध्यान क्या रखना, पेपर में मिस्टेक क्या हो सकती है, आपसे ऑर्बिटल पूछेगा कभी इलेक्ट्रॉन मत लगा देना, ध्यान से पढ़ना, 2 बार पढ़ना। इलेक्ट्रॉन पूछा है टोटल या ऑर्बिटल पूछा है, मेहनत की खराब जाएगी, बहुत बुरा लगेगा पेपर के बाद। ठीक, 23rd में करेंगे क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन एंटर्स द सब सेल फॉर विच n प्लस एल वैल्यू इज मिनिमम, दिस इज एनुंशिएटेड बाई। n प्लस एल की वैल्यू जिसकी कम होगी, इसको बोलते हैं ना n प्लस एल रूल, जिसकी कम होगी, ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, और अफबाउ कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, पागल है साइंटिस्ट थे, अफबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे भाई। अफबाउ इज ए जर्मन वर्ड विच मीन्स टू बिल्ड अप, टू बिल्ड अप, क्या करना, बिल्डिंग बनाना। बिल्डिंग बनाना पता, मतलब मान लीजिए मुझे बिल्डिंग बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 5th फ्लोर बनाऊंगा, फिर 6th, फिर 7th, फिर ग्राउंड फ्लोर बनाऊंगा। ऐसा थोड़ा ही होता भाई, पहले ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फिर 1st, फिर 2nd, फिर 3rd, फिर 4th, फिर 5th। मतलब हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। तो ऐसे ही जब ऑर्बिटल्स में एनर्जी फिलअप करेंगे तो सबसे पहले लोअर एनर्जी, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ऐसा। समझ आई ना बात। हमें भी सक्सेस ऐसे ही चाहिए। अगर हमारे एग्ज़ाम में कहीं टेस्ट सीरीज का एग्ज़ाम देते हैं या कहीं पे प्रैक्टिस करते हैं नीट के पेपर की, या किसी कोचिंग का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें अगर 720 में से हमारे 200 मार्क्स आ रहे हैं और हम सोचते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट में 500 लेके आएंगे, तो 2 साल निकल जाएगी नीट की तैयारी करते करते, ऐसे नहीं आएंगे। 200 पे मैं क्या कोशिश की जाए कि इस बार मैं मिस्टेक कम करूंगा और 220 लेके आऊंगा। इस बार मैं और मिस्टेक कम करूंगा, 240 लेके आऊंगा। हर टेस्ट के साथ 4-5 मिस्टेक कम करो, 1-2 क्वेश्चन ठीक करो, 10 to 20 मार्क्स बढ़ते रहेंगे। और आपको पता है हर कोचिंग 20-30 टेस्ट तो लेता है, तो आप सोचो 15 टेस्ट के बाद अपने आप नहीं 500 हो जाएंगे। और जब तक आप ये कोशिश करते रहोगे ना, मैं कल कर दूंगा, कल वाले टेस्ट में लेके आऊंगा मैं 500, गारंटी कभी भी नहीं आएंगे। कितना ही आसान पेपर बना के दे दो आपको 200 वाले को, लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि इसमें 220, और जब आपके 200 से 220 आएगा ना, बहुत मजा आएगा, अंदर से फीलिंग आएगी। और 220 से 240 जाओगे, 260 जाओगे, 300 जाओगे, धीरे धीरे जो ग्रोथ मिलती है ना, जो धीरे धीरे ग्रोथ होती है, उसमें जो मज़ा आता है इस सक्सेस का, वो कहीं भी नहीं है। समझ आ रही बात। तो ग्रोथ धीरे धीरे करेंगे, छलांगे नहीं लगाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन छलांग नहीं लगा रहे यार, केमिस्ट्री से आप सीख लो कुछ, तो केमिस्ट्री से ये भी नहीं सीखा क्या आपने? इलेक्ट्रॉन ने कभी छलांग लगाई, सीधा ऊपर नहीं जाएगा, धीरे धीरे एक एक की फीलिंग की जाएगी। तो वैसे ही आपको भी छलांग नहीं लगानी है, धीरे धीरे नंबर बढ़ाने हैं, और आप इससे मोटिवेट भी होंगे। आपकी पढ़ाई दिन ब दिन इम्प्रूव होती जाएगी, और दिन ब दिन आपके चेहरे पे खुशी नज़र आती जाएगी। अपने आप देख लेना, करके तो देखो। कितना प्रैक्टिकल आदमी है ये, कितनी सही बातें बोलता है कि मैं 500 की तैयारी की कोशिश करता हूँ इस बार, और इस बार भी नहीं आई। देखो कैसे पता है मेरे को, हर बात का पता है। तुम क्या करते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, है ना, सारी बातें एक दिन एक वीडियो में करनी पड़ेगी। सारी बातें तुम क्या क्या करते हो, है ना, तुम्हारी सारी बातें लीक करूँगा। तुम ये करते हो, वो करते हो, तुम्हारे मम्मी पापा भी वीडियो देखेंगे, फिर तुम्हारे जूते मारेंगे। ठीक है, बोला ये भी करते तुम, फिर तुम्हें पकड़ लिया करेंगे पढ़ते टाइम। या तो सुधर जाओ, नहीं तो सबको बता दूंगा पढ़ते टाइम तुम क्या क्या हरकत करते हो, है ना।